हाय स्टूडेंट, ठोस अवस्था के लेक्चर नंबर 5 में आप सभी का स्वागत है। और लेक्चर नंबर 5 का ये पार्ट 2 है। ये इस पार्ट में हम लोग ये पढ़ेंगे कोई भी जो हमारा यूनिट सेल रहता है, उस यूनिट सेल में जितने एटम रहते हैं अर्थात परमाणु रहते हैं, उन परमाणुओं के बीच की दूरी को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब सबसे नज़दीक का जो परमाणु रहता है उसकी दूरी कितनी होगी, और उससे थोड़ा सा दूर यदि है कोई परमाणु तो उसकी दूरी कितनी होगी। इस तरीके से हम तुलना करके यहाँ पे दूरी पता करेंगे, और उसी के माध्यम से हम त्रिज्या भी निकालना सीख लेंगे, जो कि हम पैकिंग फ्रैक्शन अर्थात संकुलन गुणांक में सीख चुके हैं। तो यहाँ भी उसको हम दूसरे तरीके से सीखेंगे, और साथ में यहाँ अलग अलग सूत्र निकालना सीखेंगे, जिसके द्वारा हम अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बना पाएंगे। इस वजह से ही यह वीडियो दूसरे पार्ट के रूप में बनाया गया है। हम शुरुआत करते हैं कैलकुलेशन ऑफ नियरेस्ट नेबर एटम। नियरेस्ट नेबर एटम का अर्थ होता है कि यदि मैं मान लो इस तरीके से कोई परमाणु ले रहा हूँ और इसके आसपास और कोई दूसरा इस तरीके से परमाणु रख दूँ ऐसे, और इसके और बाहर में और फिर कोई एटम रख दूँ इस तरीके से, अर्थात इनसे जोड़े अर्थात इनको जोड़ते हुए या फिर इनसे थोड़ा थोड़ा दूर दूर, और इससे बाहर भी यदि मैं कोई और रखते जाऊं अर्थात परमाणु, तो हम और भी रखते जा सकते हैं अलग अलग लेयर पे। लेकिन हमको यहाँ पे समझना है नियरेस्ट नेबर। नियरेस्ट मतलब होता है सबसे नज़दीक, और नेबर का अर्थ होता है पड़ोसी, अर्थात सबसे नज़दीक पड़ोसी परमाणु की हमको गणना करनी सीखनी है। लेकिन अंग्रेजी में इसको आप सीखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, अर्थात इसका नाम से आप इसको जाने नियरेस्ट नेबर एटम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग, अर्थात समीपस्थ पड़ोसी परमाणु की गणना करना। अब देखिए, इसको मैं यदि रेफरेंस मान लूँ अर्थात मुख्य परमाणु इसको मान लूँ, तो इसका सबसे नज़दीक पड़ोसी कौन सा है? सबसे नज़दीक पड़ोसी है ये, इसको मैं बोलूँगा नियरेस्ट एटम। और इससे और थोड़ा सा दूर कौन सा है? ये जो सफ़ेद वाला है उससे थोड़ा सा दूर है ये रेड वाला, इसको मैं बोलूँगा नेक्स्ट नियरेस्ट एटम। नेक्स्ट नियरेस्ट एटम का अर्थ है कि इसके बाद का पड़ोसी ये है, अर्थात ये यदि मेरा घर है तो मेरे बगल में जो घर है ये जो पीले रंग का है उसको मैं बोलूँगा पड़ोसी का घर, और पहला पड़ोसी के बाद और थोड़ा सा दूर में है तो मैं उसको बोलूँगा फिर इस पड़ोसी का पड़ोसी घर, अर्थात मेरा दूसरे नंबर का जो पड़ोसी है वो ये है। तो एटम जो होते हैं किसी भी यूनिट सेल में इसी तरीके से होते हैं, एक परमाणु यहाँ पे दूसरा अगले जगह पे। तो जो सबसे नज़दीकी रहता है अर्थात जिसको नियरेस्ट एटम बोल रहा हूँ, या फिर जिसको हम बोल सकते हैं समीपस्थ पड़ोसी परमाणु, ये वास्तव में होता है इस समन्वय संख्या के बराबर। अर्थात समन्वय संख्या हम किसको बोलते थे? समन्वय संख्या हम उन एटम या परमाणुओं को बोलते थे जो कि किसी परमाणु के सबसे नज़दीक हो या फिर उससे जुड़े हुए हों। तो चूंकि जो येलो बबल्स जो मैं यहाँ बनाया हूँ ये सबसे नज़दीक है, इसलिए इसको मैं नियरेस्ट एटम बोल रहा हूँ। ये सीधे टच में है, जितने नियरेस्ट एटम अर्थात नज़दीकी परमाणु होते हैं वही संख्या वास्तव में क्या कहलाती है? समन्वय संख्या। तो मैं नियरेस्ट एटम की संख्या बराबर क्या बोल सकता हूँ? समन्वय संख्या। अब हम समन्वय संख्या भी एक दूसरे तरीके से निकालना सीखेंगे, जैसे कि संकुलन गुणांक में हमने निकालना सीखा था। तो यहाँ पे जो समन्वय संख्या हम निकालेंगे ये जो जेईई का एग्जाम होता है उनके लिए इंपॉर्टेंट है, या फिर कंपटीशन के पर्पज से इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद है चीज़ आपने समझ लिया होगा। अब जो नेक्स्ट नियरेस्ट एटम मैं बोला हूँ, नेक्स्ट नियरेस्ट एटम अर्थात ये जो सफ़ेद वाला है, अर्थात ये सफ़ेद वाला मैं हूँ, येलो वाला मेरा पड़ोसी है पहले नंबर। इसका पड़ोसी मैं बोलूँ तो इसका पड़ोसी है जो रेड वाला है वो, जिसको मैं बोल रहा हूँ नेक्स्ट नियरेस्ट एटम, अर्थात अगला नज़दीकी पड़ोसी, या फिर नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर एटम, या इसको नियरेस्ट नेबर एटम बोल सकते हैं, नियरेस्ट एटम ही बोल सकते हैं। तो उससे फर्क नहीं पड़ता मैं नेबर जोड़ूँ या ना जोड़ूँ। नियरेस्ट अर्थात नज़दीक सबसे, और नेक्स्ट का अर्थ होता है वो दूसरे नंबर का, अर्थात इसको मैं बोल सकता हूँ पहले नंबर का पड़ोसी और इसको मैं बोल सकता हूँ दूसरे नंबर का। अब इसके बाहर में यदि और अलग अलग क्या रखूँ? एटम रखते जाऊँ इस तरीके से, जिसको मैं नीले कलर से दिखा रहा हूँ। तो इस तरीके से यदि और दूसरा एटम रखते जाऊँ, अर्थात इसका कौन सा लेयर? जो सफ़ेद वाला है उसका तीसरा लेयर, अर्थात मैं ये बोल सकता हूँ मेरा यदि घर है सफ़ेद वाला तो यहाँ से पहले नंबर का है तो इसको मैं बोलूँगा पड़ोसी, चाहे वो अगल कहीं भी हो जो मेरे बगल में है, जिसको हम समन्वय संख्या भी कहेंगे परमाणु के केस में, ठोस अवस्था जो हम पढ़ रहे हैं उस यूनिट के केस में। और मेरे घर से दूसरे नंबर का जो घर रहेगा उसको मैं बोलूँगा अगला पड़ोसी, इसको हम बोल रहे हैं नेक्स्ट नियरेस्ट एटम। और उसके बाद मेरे घर से तीसरे नंबर का रहेगा उसको मैं क्या बोलूँगा? इसको मैं बोलूँगा नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट एटम। नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट एटम, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि जो रेड वाला है इसका पड़ोसी ये है, तो ये जो नेक्स्ट, चूंकि इसके लिए नेक्स्ट था अर्थात अगला था, तो इसका भी अगला ये हो गया। उम्मीद है चीज़ आपने समझ लिया होगा। अर्थात इसको मैं इस तरीके से समझ सकता हूँ कि ये यदि मेरा घर है किसी गांव में, इस तरीके से मेरा घर है, और मेरे अगल बगल में यहाँ पे यदि किसी का घर है ऐसे, तो मैं इसको क्या बोलूँगा? इसको मैं बोलूँगा मेरा पहला पड़ोसी। और इसके बगल में और यदि इस तरीके से किसी घर है तो इसको मैं क्या बोलूँगा? दूसरा पड़ोसी। और इसके बगल में और किसी का घर है तो मैं इसको क्या बोलूँगा? तीसरा पड़ोसी। अर्थात इसको मैं बोल रहा हूँ नियरेस्ट एटम, और इसको जो दूसरा नंबर है इसको मैं क्या बोल रहा हूँ? नेक्स्ट नियरेस्ट। और जो तीसरा नंबर है इसको मैं बोल रहा हूँ नेक्स्ट टू नेक्स्ट, अर्थात इसका पड़ोसी ये है और इसका पड़ोसी ये है, अर्थात मेरे लिए तीसरे नंबर पे है नेक्स्ट टू नेक्स्ट,
और मेरे लिए दूसरे नंबर पे है इसका नेक्स्ट, ऐसे। उम्मीद है ये चीज़ आपने समझ लिया होगा, पड़ोसी वाला। अब इसके आधार पर चूंकि हमने तो ये सीख लिया कि जो हमारा पड़ोसी है उसी को हम क्या बोलेंगे, हमारा वास्तव में समन्वय संख्या, अर्थात किसी भी परमाणु के नज़दीक में जो दूसरे परमाणु या एटम होते हैं उनको क्या कहा जाता है, नियरेस्ट एटम कहा जाता है। अब इसके आधार पर हम चूंकि हमारा जो क्यूब होता है अर्थात घन होता है, हम ये सारा चीज़ एक घन में देखेंगे अर्थात क्यूब में देखेंगे। कहने का अर्थ है कि ये जो तीनों स्थिति है और साथ में जो दूरी है अर्थात ए जिसको मैं एज लेंथ बोलता हूँ या फिर बोल सकता हूँ कोर की लंबाई, किसके कोर की लंबाई, किसी भी घन के कोर की लंबाई है। और हमारा जो घन है अर्थात क्यूब है वो 3 प्रकार का होता था, एससीसी, बीसीसी और एफसीसी, अर्थात सरल घनी सेल, अंतः केंद्रित घनी सेल और फलक केंद्रित घनी सेल। इस तरीके से जो तीनों घनी सेल है हमारे, उन तीनों में हम इसको बारी बारी से सीखते जाएंगे। ठीक, तो उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया होगा कि किसको मैं नियरेस्ट बोलूँगा और किसको नेक्स्ट, अर्थात इसका अगला ये वाला जो दूसरा लेयर है अर्थात यहाँ से दूसरे नंबर पे ये है और उसके बाद यहाँ से, अर्थात कोई भी जो क्रिस्टल बनेगा तो उसमें परमाणु जो तीसरे नंबर पे आएगा यहाँ से उसको तीसरा पड़ोसी बोलूँगा, नजदीक रहेगा उसको नियरेस्ट एटम बोलूँगा, जिसको कोऑर्डिनेशन नंबर या फिर समन्वय संख्या भी कहा जाता है। इसको CN से भी दर्शा सकते हैं, हम आगे इसी को पढ़ने वाले हैं। अब हम एक देखते हैं कि हमारा एक मान लेते हैं कि इस तरीके से हमारा कमरा है और कमरा कितना है टोटल 4। अब 4 ही कमरे हम क्यों ले रहे हैं, हम मान रहे हैं कि हमने अभी तक ये देखा है कि जो हमारा घन रहता है इसके टोटल कितने होते हैं, 8 कोने होते हैं इस तरीके से, और 8 कोने पे एक एक एटम पड़े रहते थे इस तरीके से सामान्य घन में, और सारी भुजाएं बराबर होती थी। तो चूंकि 8 कोने हैं तो हम टोटल ये मान लेते हैं कि हमारा ये 4 कमरा अलग हो गया और प्रत्येक कमरा क्या दिखाएगा, एक एक यूनिट सेल को दिखाएगा। और इसको मैं बोल देता हूँ ग्राउंड फ्लोर। ग्राउंड फ्लोर अर्थात ये हमारा घर है जिसमें 4 कमरे हैं ऐसा समझिए, और ये सबसे नीचे का घर है और ये ग्राउंड फ्लोर है अर्थात नीचे, और इसी के ठीक ऊपर में और 4 कमरे बने हुए हैं इस तरीके से। और इसको मैं बोलूँगा चूंकि ये सबसे नीचे का बिल्डिंग है तो उसके पहले नंबर को मैं क्या बोलूँगा, फर्स्ट फ्लोर अर्थात पहला मंजिल। और ये हमारा ऊपर का 4 कमरा है अर्थात इन्हीं के ऊपर में ये लगा हुआ है। अब कल्पना कीजिए, अर्थात चूंकि ये इमेजिनेशन बेस्ड रहते हैं सारे जो 3D मॉडल होते हैं इस यूनिट पे, तो वो इमेजिनेशन ही बनाना है। अब कल्पना करिए कि हमारा जो ग्राउंड फ्लोर है अर्थात नीचे का 4 कमरा है, इसके मैं इसमें इस जगह पे कहीं पे खड़ा हुआ हूँ इस तरीके से। ठीक है, ये कोई व्यक्ति है जो कि इस कमरे में खड़ा हुआ है, जरूरी नहीं है इसी कमरे में खड़े रहे, वो चारों में से किसी भी एक कमरे में खड़ा हो सकता है। मैं उदाहरण ले रहा हूँ, यहीं पे खड़ा हूँ। अब हमारा कंडीशन ये है कि हमारे पास टोटल 8 कमरे हैं, 4 ये हो गया और 4 ये। अब 8 कमरे का अर्थ वास्तव में ये 8 कोने से है। ठीक है, तो हम अब इस कोने पे नहीं जाएंगे, हम जाएंगे यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। ये टोटल 4 कमरा नीचे ग्राउंड फ्लोर पे, 4 कमरा ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे, और जो प्रत्येक कमरे हैं वो एक एक यूनिट सेल को दिखा रहा है। और हम ये जो ग्राउंड फ्लोर है उसके इस नीचे वाले कमरे में बैठे हैं। और कंडीशन हमारा ये है कि हमारा जो नीचे का कमरा है इधर कोई कमरा नहीं है और इधर कोई कमरा नहीं है, अर्थात मेरे इस साइड पे मतलब जो नीचे का हमारा ग्राउंड फ्लोर है वो ग्राउंड फ्लोर इतने में ही समाप्त हो जा रहा है इस तरीके से, अर्थात इसका जो एरिया है वो इसके आगे नहीं बढ़ेगा। ये है इसका अर्थ, मतलब इधर और कोई कमरा नहीं है, और इसका एरिया इधर आगे और कोई कमरा नहीं है, लेकिन इधर हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि इधर नहीं होगा। कहने का अर्थ है कि हमारा जो यूनिट सेल बनेगा अर्थात जो क्रिस्टल का लैटिस बनेगा वो उसका ये बॉर्डर है। ठीक है, अंतिम हिस्सा और अंतिम हिस्से के मैं एक कमरे में यहाँ पे ऐसे खड़ा हुआ हूँ। अब हम इसमें इस जो जहाँ पे मैं खड़ा हुआ हूँ उसको ड्रा कर रहा हूँ दूसरे स्ट्रक्चर पे। अब इसको ड्रा करने के बाद हमारे पास एक स्ट्रक्चर ऐसा आता है। देखिए, मैं इकाई सेल को यहाँ से अलग निकाल रहा हूँ, ये इकाई सेल को अलग निकाल दिया। अब ये वाला जो हिस्सा है ये वास्तव में इसी में है, और मैं यहाँ पे खड़ा हूँ अर्थात इस यूनिट सेल के ये बीच पे मैं इस तरीके से खड़ा हुआ हूँ। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक आपने समझ लिया होगा। अब ऊपर वाला हिस्सा ये जो चौकोर है ये कैसे है, इसी के ऊपर में ऐसा है, अर्थात ये ऊपर वाला हिस्सा किसको टच करेगा, ये जो हमारा फर्स्ट फ्लोर है इसके छत को टच करेगा। ठीक है, ये तो हमारा नीचे का 4 कमरा हो गया। अब ऐसा नीचे का 4 कमरा और उसके ऊपर में क्या हुआ है, छत का ढलाई है, उसके बाद फिर ऊपर में 4 कमरा है। तो ये जो ऊपर का ये जो हिस्सा है ये वास्तव में क्या है, ये नीचे वाले कमरे का छत है, अर्थात ये जो छत है इसी के ऊपर में क्या है और कमरा है जो जिसमें क्या है ये फर्स्ट फ्लोर बन रहा है। तो उम्मीद है चीज़ आपने समझ लिया होगा। तो मैं इसको क्या बोलूँगा, ये ऊपर वाला हिस्सा है ऊपर, और ये क्या है नीचे। ऊपर नीचे का अर्थ है कि नीचे मतलब ये नीचे, ये ग्राउंड फ्लोर का हिस्से में बैठा हुआ है ऐसे, तो ये छत वाला हिस्सा है इसी का, जो नीचे हमारा कमरा 4 बना है उसी में से इस एक कमरे का। और ये वाला नीचे हिस्सा क्या है, जमीन है, अर्थात इसके नीचे में कमरा कोई नहीं है, ये छत है, इसके ऊपर में अगला कमरा ये वाला है जो फर्स्ट फ्लोर का। देखिए यहाँ पे मैं खड़ा हूँ तो इसके ऊपर में कौन सा आएगा, ये कमरा आएगा। ठीक है, उम्मीद है चीज़ आप समझ रहे होंगे। इसी के ठीक ऊपर में ऐसे इसको बिठाऊंगा तो ठीक इसके ऊपर में ये कमरा आएगा ना। अब हम यहाँ पे जो हमारा एटम रहेगा इन अलग अलग पोजीशन पे, तो एटम का कितना हिस्सा टूटेगा वो हम देख रहे हैं। अर्थात एक इस यूनिट सेल में, क्योंकि ये टोटल 8 अपने पास कमरे हैं, अर्थात 8 यूनिट सेल है ऐसा समझिए, और कंडीशन क्या है, इसके आगे कोई कमरा नहीं है, इसके आगे भी कोई कमरा नहीं है। और इस माध्यम से हम कैलकुलेशन अर्थात गणना करना सीख रहे हैं कि समन्वय संख्या का, समन्वय संख्या अर्थात सबसे नज़दीक जो परमाणु होते हैं उनकी संख्या का। अब देखिए यहाँ पे मैं यदि परमाणु रखूँ इस जगह पे, ये ऊपर में यहाँ पे रखूँ, यहाँ पे इसका सिर्फ
उपयोग होगा समन्वय संख्या ज्ञात करने में, बाकी कहीं भी उपयोग नहीं है, तो ध्यान से समझिए। बाकी इसको पूरा नहीं समझेंगे तो भी उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, आखिर में जो मान आएगा उसको रटना है, ठीक है। और ये नीचे का हिस्सा, ये नीचे का परमाणु, ये नीचे का परमाणु, ये नीचे का परमाणु। अब देखिए यहाँ पे कोई परमाणु है, यहाँ पे परमाणु का अर्थ है कि इसके ऊपर मैं रखा हुआ हूँ, तो ये छत वाला हिस्सा है किसका, ये जो नीचे कमरा है उसका, और इसका छत अर्थात ये जो फर्स्ट फ्लोर है उसी का फ्लोरिंग वाला हिस्सा, अर्थात ये कहाँ पे है वास्तव में, वो वाला पोर्शन यहाँ पे है, इस जगह पे, इस जगह को मैं बोल रहा हूँ ऊपर पे। ये कितना हिस्सा में टूटेगा, तो देखिए चूंकि ये ऊपर में है और इस जगह पे पड़ा हुआ है, ठीक, तो ऊपर में है और इस जगह पे पड़ा हुआ है, तो 2 तो इसके लिए टूट जाएगा और 2 इसके लिए, टोटल 1/4 हिस्से में टूटेगा, ये है इसका अर्थ। अब चूंकि ऊपर वाला 1/4 हिस्से में टूटेगा, तो अब नीचे देखिए, ये नीचे का अर्थ है कि ये जो ग्राउंड फ्लोर है उसके नीचे का जमीन। अब जमीन के नीचे तो कोई कमरा है नहीं है, और इसी के ठीक नीचे में बैठा हुआ है, तो जमीन के नीचे अर्थात ये वाला, ये कितने कमरों में टूटेगा ये गोला, ये सिर्फ 2 में, अर्थात एक इसमें और एक इसमें, यहीं पे रखा हुआ हूँ, ऊपर में रखा हूँ, तो ऊपर वाला कैसे 4 में टूटा, एक तो नीचे हमारा ग्राउंड फ्लोर का जो कमरा था उसके लिए 2 अर्थात कोने पे, और ये ऊपर वाला जो कमरा था उसका ये फ्लोरिंग बना, ये जो ऊपर इसका छत था ये, लेकिन यही छत किसका है, ये जो फर्स्ट फ्लोर का है वो फ्लोरिंग है, ठीक है। तो इसलिए 1/4 हिस्सा में टूटा, लेकिन नीचे वाला किस में टूटेगा, ये टूटेगा 1/2 हिस्सा में। तो उम्मीद है चीज़ आपने समझ लिया होगा। अब 1/2 हिस्सा में क्यों टूटा, 1/2 हिस्सा में इसलिए टूट रहा है, यहाँ पे जो पड़ा हुआ है वो, अर्थात इस जगह पे जो पड़ा हुआ है उसके नीचे में वो, इसके आगे हम कोई कमरा नहीं मान रहे हैं, तो ये भी 1/4 हिस्सा में टूटता है। जैसे देखिए मैं क्रॉस का निशान लगाया हूँ, इसके आगे कोई कमरा नहीं है करके। अब ये तो इन एटम का था, इसका देखिए ये वाला एटम, ये एटम कहाँ पे है, ये एटम यहाँ पे है, और ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा इस फर्स्ट फ्लोर का छत बनाएगा, और ढलाई की किसके ऊपर हुआ है, इन चारों कमरे के ऊपर छत के रूप में ढलाई हुआ है, अर्थात इन्हीं का छत है ये। अब छत है तो ये कितने हिस्से में टूटेगा, और वो भी यहाँ पे किनारे पे है, ठीक। तो ये जो हमारा है वो वास्तव में इसके ऊपर में है, तो यहाँ पे देखिए एक कमरा तो ये हो गया खुद, और एक कमरा ये, तो इस किनारे में है, तो ये टोटल कितना में टूटेगा, 1/2 हिस्सा में। 1/2 में कैसे, इस किनारे को मैं मान रहा हूँ और इसके आगे कोई कमरा नहीं है, तो सिर्फ ये एक कमरा और इसी के ऊपर में क्या है, ये एक कमरा, तो इन्हीं के बीच में यहाँ पड़ा हुआ है, तो एक हिस्सा इसका आधा और आधा हिस्सा इसका, इसलिए 1/2। अब मैं इसके नीचे में आ जा रहा हूँ, यहाँ पे का अर्थ है कि ये जमीन का हिस्सा है, इसका ग्राउंड फ्लोर का, इसी कमरे का जमीन का हिस्सा। और चूंकि ऊपर वाला 1/2 में टूट रहा है, तो नीचे इसके नीचे तो कोई कमरा नहीं है, तो यहाँ पे जो परमाणु रहेगा वो सिर्फ किसको मिलेगा, इसी को, ये जमीन वाले को। तो ये कितना में टूटेगा, सिर्फ 1 में, या फिर मैं बोल सकता हूँ 1/1 या सिर्फ 1। तो उम्मीद है चीज़ आपने समझ लिया होगा कैसे, अर्थात ऊपर वाला जितना था उसका ठीक आधा नीचे वाला हो रहा है, अर्थात 1/4 है तो 1/2, और ये 1/2 है तो ये हो गया 1/1, इस तरीके से, अर्थात नीचे वाले का जस्ट डबल ऊपर वाला होगा ये। अब यहाँ पे देखिए इस जगह पे जो एटम है, यहाँ पे ये एटम वास्तव में इस जगह पे पड़ा हुआ है। अब ये कितना टूटा हिस्से में टूटेगा, ये हमारा ग्राउंड फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर में टोटल 4 कमरे हैं, यहाँ पे है तो 4 हिस्से में तो पहले टूट गया, लेकिन ये छत बनाता है किसका, इस ग्राउंड फ्लोर का, और ये छत वास्तव में किसका, जो फर्स्ट फ्लोर है इसी का फ्लोरिंग है, कमरे के ऊपर का, अर्थात इसी के ऊपर में कमरा बना हुआ है फर्स्ट फ्लोर का। तो ये देखिए 4 तो इसमें हो गए, यहाँ पे कटिंग हो जाएगा, और 4 इसके लिए, तो टोटल ये टूटेगा 1/8 हिस्से में, ये वाला जो एटम है वो। अब इसके ठीक नीचे यहाँ पे पहुँचिए, यहाँ पे का अर्थ है कि हम ये जो ग्राउंड फ्लोर है इसके यहीं पे हैं, लेकिन ज़मीन पे हैं, पहले हम छत में थे, ऊपर इसलिए लिखा हूँ, ये वास्तव में किसका है, ये है छत, ये छत है किसका, इसी ग्राउंड फ्लोर का, और जो छत है वही वास्तव में क्या है, फर्स्ट फ्लोर का फ्लोरिंग वाला हिस्सा है, मतलब कमरे का ये पूरा फ्लोरिंग है जमीन के जैसे। और ये क्या है, नीचे है, अर्थात ये जमीन है पूरा, नीचे का अर्थ है जमीन किसका, ये ग्राउंड फ्लोर का, ये हम ग्राउंड फ्लोर के ही लेके बना रहे हैं, ठीक है। अब देखिए 1/8 में ये टूटेगा, तो नीचे वाला किस में टूटेगा, नीचे वाला अर्थात इसी में है, नीचे में। अब नीचे में तो इसके नीचे और कोई कमरा नहीं है, सिर्फ ये 4 ही है, तो ये नीचे वाला इसका ठीक आधा कितना, 1/4 हिस्से में टूटेगा। उम्मीद है जी आपने समझ लिया होगा कैसे इसको हम कर रहे हैं। अब इस कॉर्नर पे आइए, ये इस कॉर्नर का अर्थात ये है, ये कितने हिस्से में टूटेगा, 2 तो ये हो गया ग्राउंड फ्लोर वाला, और 2 ये ऊपर वाला, तो टोटल ये टूटेगा 1/4 हिस्से में। और इसके नीचे वाला जो है वो किस में टूटेगा, नीचे वाला का अर्थ है कि यहाँ पे हैं हम, अब जमीन के नीचे और कोई कमरे नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ 2 कमरे हैं हमारे पास, इसलिए 1/2 हिस्से में। अर्थात ये जो हम यहाँ पे वास्तव में क्या कर रहे हैं, परमाणु कितने हिस्से में टूट रहा है, इनका कंट्रीब्यूशन क्या है ये सीख रहे हैं, जिसको हमने SCC, BCC और FCC में सीखा था। यहाँ पे जितनी भी सारी चीज़ें कर रहे हैं, इसका संकुलन गुणांक से कोई लेना देना नहीं है, ये याद रखें। यहाँ पे सिर्फ इसका उपयोग हम समन्वय संख्या अर्थात कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने में करेंगे। इसके पहले हमने कोऑर्डिनेशन नंबर दूसरे तरीके से निकाला था, सीधा हम यहाँ पे इनके कंट्रीब्यूशन को काउंट करके निकालेंगे कि इस तरीके से हमारे पास आदर्श स्थिति में टोटल 8 कमरे हैं, और 4 नीचे ग्राउंड फ्लोर पे, 4 फर्स्ट फ्लोर पे। वहाँ पे किसी एक जगह पे मैं खड़े रहूँ जिसके अगल बगल में इधर, मतलब इस साइड पे कोई, अर्थात ये पूरा एंड हिस्सा हो, आखिरी हिस्सा, तब क्या बनेगा स्थिति, ये हम समझ रहे हैं। अब ये तो कॉर्नर पे 8 कॉर्नर के लिए हमने देख लिया कंट्रीब्यूशन। अब यदि हमारा जो परमाणु है वो यदि यहाँ पे हो, इसमें या फिर इसमें,
या फिर यहाँ पे, या फिर यहाँ पे, ये कौन सा है, ये हम फलक का केंद्र लिख रहे हैं, या फिर इधर ये पीछे वाले के लिए टोटल 5 हुए और एक ये सामने वाले के लिए तो टोटल 6। अब देखिए जो ऊपर में है, ऊपर अर्थात ये कौन सा ऊपर, ये ऊपर का अर्थ है कि ये हमारा जो कमरा है इसके छत पे टंगा हुआ है ये बॉल अर्थात एटम, और इसी का जो ये छत है वास्तव में किसका फ्लोरिंग हिस्सा है, फर्स्ट फ्लोर का। तो कितना हिस्सा में टूटेगा, ये जो छत है वो इसका छत होगा, लेकिन फ्लोरिंग किसका होगा, इसका। तो टोटल एक ये और एक ये, तो टोटल कितने में जाएगा ये होगा 1/2 हिस्से में। अब इसके ठीक नीचे आते हैं, इसमें ये किस में जाएगा, इसके नीचे, ये चूंकि जमीन का हिस्सा है, जमीन अर्थात इसका नीचे का फ्लोरिंग है, किसका, ग्राउंड फ्लोर का। तो फ्लोरिंग है तो इसके नीचे कोई कमरा नहीं है, इसलिए कितना, इसका 1/2 है, तो इसका कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1/1 अर्थात 1 होगा। तो मेरे चीज़ आपने समझ लिया होगा। इस साइड पे आते हैं, इस साइड का अर्थ है कि हम यहाँ पे खड़े हैं, इधर इसके दीवार पे। अब चूंकि इधर कोई कमरा नहीं है, सिर्फ यहाँ पे है, ठीक है। और ये किस में, ये हम लोग कहाँ ले रहे हैं, इसका जो फलक का केंद्र है उसमें ले रहे हैं, फलक के केंद्र पे। तो चूंकि ये इस साइड पे है और सिर्फ 1 है, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, हम बात कर रहे हैं ग्राउंड फ्लोर में यहाँ पे, और इसके छत पे ये है, तो ये वास्तव में कितना हिस्सा में जाएगा, सिर्फ 1 हिस्से में रहेगा। 1 हिस्से का अर्थ है कि इसके आगे कोई दीवार नहीं है, इसलिए सिर्फ यही दीवार में ये रहेगा, इसलिए इसका हिस्सा 1 रहेगा, अर्थात ये परमाणु सिर्फ इसी दीवार के हिस्से में आएगा, ऐसा है इसका। अब इसके सामने वाला देखिए, ये कहाँ है, इस दीवार में है। अब इस दीवार के बीच में है, तो देखिए 2 पार्ट में टूट रहा है, इसलिए कितना में जाएगा, 1/2 में, ठीक। इधर कुछ नहीं है, इसलिए ये सिर्फ इसी के हिस्से में आएगा, आगे कमरा नहीं, हमने क्रॉस कर रखा है इसलिए। अब कौन सा बचा, अब देखिए ये कौन सा है, पीछे वाला दीवार अर्थात इस दीवार में, और वो भी दीवार के बीच में। तो देखिए 2 कमरे हैं, इसलिए ये वाला जो है वो किस में टूटेगा, ये टूटेगा 1/2 में। और ये सामने वाला अर्थात इसका, तो सामने वाला किस में जाएगा, सामने अर्थात यहाँ पे है, तो इसके आगे तो कोई कमरा नहीं है, तो ये किस में जाएगा, ये सिर्फ 1 में आएगा, अर्थात 1/1 या फिर 1 बोल सकते हैं। मतलब ऊपर वाले का नीचे सिर्फ आधा, वैसे आमने सामने का एक दूसरे का आधा, जैसे ये 1 है तो इसका आधा ये हो गया, ये सामने वाला 1 है तो उधर बगल वाला आधा, इस तरीके से। उम्मीद है ये कंट्रीब्यूशन आपने समझ लिया होगा ये कैसे हो रहा है। अब देखिए इसको सबको हम बारी बारी से बनाते हैं। सबसे पहले एससीसी में, एससीसी अर्थात सिंपल क्यूबिक सेल में, सिंपल क्यूबिक सेल में हम त्रिज्या निकालेंगे, साथ में जो ये है नियरेस्ट नेबर, नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर, अर्थात सिंपल क्यूबिक सेल में ये जो सबसे नज़दीकी परमाणु है उसकी दूरी, और साथ में इसका समन्वय संख्या, और साथ में नेक्स्ट नियरेस्ट एटम, नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट एटम, ये सब काउंट करेंगे। इसको पहले नोट करिए, फिर मैं इधर को मिटाता हूँ, फिर और वहाँ जो कंट्रीब्यूशन लिखा हूँ उसको बारी बारी से यहाँ पे समझाता हूँ। सिर्फ एक पर्पज़ पे समझाऊंगा यहाँ पे, क्योंकि इसी का जरूरत आपको पढ़ने वाला है नियरेस्ट एटम का, बाकी इन चीज़ों के लिए हम वो चीज़ नहीं समझेंगे, ठीक है। अब हम सिंपल क्यूबिक सेल में एक परमाणु से दूसरे परमाणु के बीच की दूरी और साथ में इस नियरेस्ट एटम में के द्वारा समन्वय संख्या निकालना सीख रहे हैं। देखिए सिंपल क्यूबिक सेल और नियरेस्ट एटम अर्थात जो सबसे नज़दीकी परमाणु होते हैं उसका संख्या का अर्थ होता है वो समन्वय संख्या वास्तव में। अब नियरेस्ट एटम के लिए देखिए सिंपल क्यूबिक सेल में मैं बना रहा हूँ, इसका स्ट्रक्चर समझते जाएंगे। सिंपल क्यूबिक सेल में हमने क्या पढ़ा है, संकुलन गुणांक पढ़ा हुआ है, और संकुलन गुणांक में पढ़े थे हमने सिंपल क्यूबिक सेल में कि सभी कोने पर क्या रहता था, एक एक परमाणु स्थित रहता था। अब वही मैं स्थिति बना रहा हूँ यहाँ पे, और सबसे नज़दीकी परमाणु मैं किसको बोलूँगा वो मैं दिखाने वाला हूँ। देखिए यदि मैं इसको रिफरेंस मान लूँ, ये वाले को जिसको मैं येलो कलर का कर रहा हूँ, तो इसका सबसे नज़दीकी परमाणु कौन सा होगा, जो इससे सबसे सीधा जुड़ा होगा, अर्थात इसका जो सबसे करीब में पड़ोसी होगा वो सबसे नज़दीकी, तो ये हो गया एक। दूसरा कौन सा होगा, ये, क्योंकि ये भी जुड़ा हुआ है। और तीसरा कौन सा होगा, ये। तो उम्मीद है चीज़ आपने समझ लिया होगा। अब ये पहला सबसे नज़दीक है। दूसरा की यदि मैं बात करूँ तो दूसरा सबसे नज़दीक ये होगा, क्यों, क्योंकि इसके बाद इसी का नंबर आएगा। और तीसरा कौन सा होगा, तीसरा ये होगा। तो उम्मीद है चीज़ आपने समझ लिया होगा। अब देखिए नियरेस्ट एटम, दूरी यदि मैं देखूँ नियरेस्ट एटम में, दूरी को डी से दिखाते हैं, तो यहाँ से ये जो ये पीले कलर का है, यहाँ से मैं यहाँ तक का दूरी, या यहाँ से यहाँ तक का दूरी, या फिर यहाँ से यहाँ तक का दूरी, ये हमेशा क्या होता है, ए होता है। तो दूरी यहाँ पे क्या होगा, ए, जिसको हमने संकुलन गुणांक निकालने समय भी देखा हुआ था। तो जो नियरेस्ट एटम रहेगा उसकी दूरी हमेशा क्या रहेगी, ए रहेगी। और साथ में यदि मैं त्रिज्या की बात करूँ, अर्थात ए व आर संबंध, तो यहाँ पे कंडीशन के हिसाब से आपको याद रखना है, नियरेस्ट अर्थात नज़दीकी एटम के केस में ए व आर संबंध। ए व आर संबंध का अर्थ है कि यदि मैं ये येलो वाले को लूँ, ये, और उसके साथ ये जो नीला वाला है इसको ड्रा करूँ ऐसे, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक का दूरी आर, त्रिज्या हम निकाल रहे हैं, और यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या है, आर, और टोटल दूरी क्या है, टोटल दूरी ए है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ए बराबर आर धन आर लिख सकता हूँ ना।
R धन R अर्थात एक त्रिज्या और दूसरी त्रिज्या। अब सोचो यदि मेरा परमाणु ये वाला जो एटम है ये यदि आयन के फॉर्म में हो, एक धन आयन रहे दूसरा ऋण आयन, तो इसी को R धन R को मैं क्या लिख सकता हूँ, R धन प्लस R माइनस अर्थात धन आयन की त्रिज्या प्लस ऋण आयन की त्रिज्या, इस तरीके से भी लिख सकता हूँ। तो इसको मैं बोलूँगा 2R A बराबर, और इसको ये तो A और R का रिलेशन, इसी को R लिखूं तो R का अर्थ होगा A/2। तो ये आपको मदद करेगा मैं जो अंकित प्रश्न बनाऊंगा उसमें। तो उम्मीद है चीज़ आपने समझ लिया होगा। ये हमारा हो गया पहला पॉइंट इसका, ये हो गया दूसरा पॉइंट निर्देश एटम मामले में। तीसरा हम देखते हैं, देखिए तीसरा में क्या है, तीसरा में हम ये सीख रहे हैं कि समन्वय संख्या कैसे निकालेंगे। तो समन्वय संख्या निकालने के लिए हम वहाँ का जो शेयरिंग है उसको देखेंगे। देखिए यहाँ से यहाँ तक का दूरी, तो सबसे पहले समन्वय संख्या निकालने के लिए हमको टोटल जो कमरे हैं हमारे यूनिट सेल हैं उनकी संख्या, टोटल कितने हैं यूनिट सेल, 8। तो मैं लिखूंगा 8, ये क्या है यूनिट सेल, यूनिट सेल। अब देखिए 8 यूनिट सेल, और एक यूनिट सेल में अर्थात इसमें कितने हैं नज़दीकी परमाणु, इस तरीके से देखिए इसका नज़दीक पहला, इसका नज़दीक दूसरा, इसका नज़दीक तीसरा, अर्थात 3 परमाणु है एक में। तो मैं गुणा करूंगा, गुणित 3, क्योंकि मैं पूरे 8 के लिए काउंट कर रहा हूँ ना, इसलिए अर्थात 8 वो कमरे की संख्या हो गई अर्थात यूनिट सेल की संख्या। और एक यूनिट सेल में चूंकि मैं नियरेस्ट एटम निकाल रहा हूँ, नियरेस्ट एटम का अर्थ क्या होता है, समन्वय संख्या। तो हम समन्वय संख्या दूसरे तरीके से निकालना सीख रहे हैं, इंटू 3 इंटू प्रत्येक जो परमाणु है वो कितने हिस्से में शेयर होता था इसका, देखिए इसके हिसाब से देखिए यहाँ से यहाँ तक ये कितना 1/4 हिस्सा में टूटता था, ये वाला कितना 1/4, और नीचे वाला भी कितना 1/4 हिस्सा में। तो उम्मीद है चीज़ आपने समझ लिया होगा। तो गुणा में क्या करूँगा 1/4। तो देखिए इसको क्या करूँगा, अब क्या आ जाएगा 8 × 24, 24/4। तो टोटल मान कितना आया 6। तो आपने देखा होगा कि जो हमने ACC अर्थात सरल घनी सेल टाइप पढ़ा हुआ था उसमें समन्वय संख्या हम 6 लिखते थे, ठीक है। तो समन्वय संख्या इसी की वजह से लिखते थे 6। तो समन्वय संख्या एक दूसरे तरीके से हम ऐसे निकाल सकते हैं, ये 8 उस 8 कमरे के लिए 3 अर्थात एक कमरे में 3 परमाणु हो सकते हैं नज़दीकी। और समन्वय संख्या हम पिछला में निकालते थे तो इसके ऊपर लाइन खींचते थे, इसके आगे लाइन खींचते थे, अगल बगल उस तरीके से हम डायरेक्ट निकालते थे। ये कैलकुलेशन के द्वारा निकालने वाला समन्वय संख्या है। तो उम्मीद है चीज़ आपने समझ लिया होगा। ये तो हमारा सबसे क्या है नज़दीकी एटम अर्थात पहला पड़ोसी। अब यदि मैं दूसरा पड़ोसी खोजूँ तो यहाँ से इसकी दूरी खोजूंगा, ठीक है। तो अब मैं लिख रहा हूँ दूसरा, सेकेंड, नेक्स्ट नियरेस्ट एटम। नेक्स्ट नियरेस्ट एटम अर्थात ये जो पहला था इसके बाद दूसरा नंबर किसका आएगा, दूसरा नंबर आएगा इसका, जिसको मैं रेड कलर से दिखा रहा हूँ। देखिए इसके बाद ये आता है सबसे जो डायरेक्ट जुड़े हो पहला पड़ोसी होगा, घर के बगल से जिसका घर जुड़ा रहता है वही पड़ोसी रहता है, इसलिए उसको हम बोलते हैं पहला पड़ोसी। अब उसके बाद जो आएगा वो अगला है अर्थात नेक्स्ट नियरेस्ट एटम। तो ये जो रेड वाला है वो हो गया पहला। अब देखिए ये तो इसके बाद आया, उसी तरीके से यहाँ से मैं लूँ ये वाला तो ये हो जाएगा हमारा दूसरा, और यहाँ से फिर लूँ ऐसे, ये क्या हो जाएगा हमारा तीसरा। तो इस तरीके से हमारे पास टोटल कितने हो जाएंगे 1 2 3, 3 रेड कलर के हैं इसलिए हमारे पास टोटल 3 पड़ोसी मिलेंगे। इसी तरीके से जैसे इसमें 3 क्या नीले वाले नहीं मिलते थे उस तरीके से 3 रेड वाले। मैं यहाँ पे नेक्स्ट वाले नियरेस्ट वाले को रेड कलर से दिखाया हूँ, ये इंडिकेशन है, और यहाँ पे मैं इसको किससे दिखाया हूँ नीले बबल से। तो उम्मीद है चीज़ आपने समझ लिया होगा कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे मैं दूरी देखूंगा, तो किसी का भी दूरी देखें चाहे इससे यहाँ का या फिर इससे यहाँ का, चूंकि ये फलक के बीच से जाएगा तो देखिए इसका दूरी निकाल रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक का दूरी। अब कैसे निकालेंगे, ये दूरी का ही आपको जरूरत पड़ने वाला है आगे। ये कैसे बना है स्ट्रक्चर, इस तरीके से बना हुआ है, ये इसके बाद ये बना हुआ है, इसके बाद हमारे पास ये बबल्स है, इनको मैं आपस में ऐसे जोड़ देता हूँ। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक का दूरी तो A है और यहाँ से यहाँ तक का दूरी भी A होगा, और ये वाला क्या बनेगा अपना कर्ण बनेगा। तो यहाँ पाइथागोरस के यदि प्रमेय लगाएं तो कर्ण, इसको हम क्या बोलते हैं, चूंकि ये किसमें से जा रहा है फलक से जा रहा है तो इसको हम बोलते हैं फेज डायगोनल, इसको मैं एफडी बोलूंगा। तो एफडी का वर्ग अर्थात कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो इस तरीके से मैं इसको 2a का स्क्वायर और इसको कर सकता हूँ एफडी का वर्ग, और आगे बढ़ाऊँ इसको तो एफडी बराबर √2a, इस तरीके से। अर्थात इसका जो मान आएगा वो आएगा √2a, किसका, ये वाला जो दूरी है इसका, इसको मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ। तो ये मान आपको याद रखना है जिसको हम एक बार और पढ़ चुके थे, √2a। अब यहाँ पे a और r रिलेशन हम देख रहे हैं। ये तो नियरेस्ट नेबर वाला स्थिति हो गया, अर्थात जो दूरी है d यहाँ पे नहीं बोलूंगा मैं, इसको एफडी बोलूंगा। एफडी बराबर होगा √2a। अब यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी होता है वो होता है
2a। तो इसी का जो FD है इसी को हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 2a। ये किस केस में है, ये हमारा जो पहला अर्थात नेक्स्ट नियरेस्ट एटम उसके लिए डाटा है, और मुख्य रूप से हमको ये वाला डाटा ज़्यादा उपयोग होने वाला है जिसको हम नियरेस्ट एटम बोल रहे हैं, पड़ोस वाला, अर्थात D = A वाला। किसके लिए, सिंपल क्यूबिक शेल के लिए। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अर्थात यहाँ पे आपको क्या पता होना चाहिए कि जो SCC टाइप का रहता है उसमें A और R के बीच रिलेशन पता होना चाहिए, स्पेशली नियरेस्ट एटम के लिए। नियरेस्ट अर्थात जो पड़ोसी रहता है जिसको हम समन्वय संख्या भी बोलते हैं उसके लिए, तो ये रिलेशन पता होना चाहिए। तो आप त्रिज्या निकाल सकते हैं, इस सूत्र का बहुत ज़्यादा उपयोग होने वाला है। और ये चीज़ हम एक बार और पढ़ चुके हैं संकुलन गुणांक वाले में, और यदि वो चीज़ नहीं पढ़ा है आपने तो बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट है आपको समझ में नहीं आएंगे। अर्थात जैसे जैसे वीडियो अपलोड होते जा रहे हैं उसको आप स्टेप बाय स्टेप पढ़ते जाएं, इजीली सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएंगे। फेस डायगोनल ये वाला क्योंकि फेस में है। अब देखिए जो सिंपल SCC टाइप का होता है अर्थात सरल घनी सेल, उसमें हर कॉर्नर पे रहते हैं एटम, बीच में नहीं होता, इसलिए यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है उसको मैं, चूँकि पहला पड़ोसी ये है नीले वाला, तो जो दूरी है उसको हम बोल रहे हैं ये D बराबर A, अर्थात यहाँ से यहाँ तक का दूरी D है। लेकिन जो दूसरा पड़ोसी है अर्थात इसके बाद का ये वाला पोर्शन, तो मैं इसको यहाँ से यहाँ तक का दूरी बोल रहा हूँ, तो ये वाला हो जाएगा अंडर रूट 3A। अब यदि मैं तीसरा पड़ोसी बोलूँ, अर्थात अब देखिए ये तो पहला है, ये दूसरा, अब यहाँ से एक कौन बच गया, ये एक, तो यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है ये, इसको मैं बोलूँगा तीसरा पड़ोसी। अर्थात इसी के लिए मैं शब्द प्रयोग कर रहा था नेक्स्ट टू नेक्स्ट नेबर। नेक्स्ट टू नेक्स्ट नेबर का अर्थ है कि इसका के बाद वाला पड़ोसी, जिसको हमने थोड़ा देर पहले था वीडियो की स्टार्टिंग में गोला करके बनाया हुआ था, तो वही चीज़ है जो वहाँ पे हम इमेज देख रहे थे, उसको हम यहाँ पे 3D पे देख रहे हैं। तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट अर्थात अगले, ये तो नेबर है, नेबर का अगला अर्थात नेक्स्ट नेबर अर्थात नेक्स्ट एटम, और नेक्स्ट का नेक्स्ट ये है, तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी होता है अंडर रूट 3A। अब वो हम कैसे पता करेंगे, वो देखिए ये वास्तव में कैसे बना हुआ है, इस तरीके से बना हुआ है। ये वाला जो येलो कलर का है उसको मैं यहाँ पे ड्रा कर रहा हूँ, ये ऐसा कुछ बना हुआ है, ठीक है। ये वाला हमारा रेड वाला पोर्शन है, ये हमारा येलो वाला पोर्शन है, इसको मैं येलो रंग में ही दिखा रहा हूँ, और ये वाला हमारा वाइट वाला पोर्शन है। देखिए यहाँ से यहाँ तक का दूरी, अर्थात यहाँ से यहाँ तक का दूरी, यहाँ से यहाँ तक का दूरी, जिसको जो कि ये येलो वाला है, येलो से यहाँ तक का दूरी क्या है, अंडर रूट 2A, अंडर रूट 2A, जो कि यहाँ पे हमने देखिए फेस डायगोनल करके किया है। तो ये जो दूरी है नेक्स्ट नियरेस्ट, अर्थात इसके बाद वाला जो अगला रहेगा उसका दूरी था अंडर रूट 2A, और कौन सा बच गया, हमने यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, अब ये वाला यहाँ से यहाँ तक का दूरी, अर्थात ये किसकी तरह है, ये इसकी तरह है सेम A टाइप का। यहाँ से यहाँ तक का दूरी A है, तो इसको मेरे को पता करना है। तो इसको मैं यदि ऐसे थोड़ा सा पलट दूँ तो ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार, और ये क्या हो जाएगा कर्ण। तो हम यहाँ पे ये वाला जो लाइन रहता है यहाँ से यहाँ तक का, इसको बोलते हैं बॉडी डायगोनल, अर्थात अंतः विकर्ण, जिसको हम और पहले पढ़ चुके हैं कि इसमें BCC टाइप के में, ठीक, जिसको हम और अभी रिपीट पढ़ेंगे। तो इसका वर्ग, बॉडी डायगोनल का वर्ग बराबर, देखिए ये A का वर्ग धन अंडर रूट 2A का वर्ग। इस तरीके से हम इसको जब बनाएंगे तो बॉडी डायगोनल बराबर अंडर रूट 3A ये आता है मान। तो अर्थात जो अगला रहेगा हमारा पड़ोसी, इसका जो दूरी है वो अंडर रूट 3A होता है। ये याद रखना है, आप सीधा से यहाँ तक का दूरी, और यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या है, अंडर रूट 2A है, जिसको मैं इस फॉर्म में लिखा हूँ। और ये हमारा हो गया तीसरा, और ये हो गया हमारा पहला टाइप का। तो इसका बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाला है ये दोनों का, तो बाकी उन चीज़ों का ज़रूरत बहुत कम पड़ने वाला है, लेकिन आपको पता होनी चाहिए वास्तव में कैसे होते हैं। इसको नोट करिए, फिर BCC और FCC टाइप का हम पढ़ते हैं। और उम्मीद है ये कंसेप्ट आप समझ गए होंगे। इसके माध्यम से हमने समन्वय संख्या कैसे निकाला है ये कैलकुलेशन करके, 8 इन डब्बों के लिए जिसको हम यूनिट सेल बोल रहे हैं, 3 अर्थात 1 में 3, जिसको मैं किस रंग से, नीले रंग से दिखा रहा था, जो कि मैं समझा चुका हूँ स्टार्टिंग में, ठीक है, नोट करें।